मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए भारत मां के एक सपूत का, एक सैनिक का, जो पाकिस्तान ने कायरता के साथ अपने यहाँ पर बंदी ही नहीं बनाया बल्कि उसको फांसी की सजा देने की घोषणा की है। ऐसा मच्छर जैसा पाकिस्तान इतने बड़े देश के एक सैनिक को, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान अपनी जान लुटा सकता है, उसको फांसी देगा? और क्या हिंदुस्तानी उसको चुप बैठकर देखते रहेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हिंदुस्तान को ललकार रहा है। ये बात केवल सरकार ने करने की नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हौसले, हिम्मत और प्रतिक्रिया की। और इसलिए हम आज भारत सरकार को कह रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ, लेकिन किसी भी हालत में भारत मां के सुपुत्र कुलभूषण जाधव को वापस लाओ। आज के मुद्दे में हम हिंदुस्तान का जोश दिखना चाहेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने की भाषा बताएंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आपकी प्रतिक्रिया ले, वीडियो कॉल ले, उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को मौत की सजा सुनाई है, वो भी बिना किसी कानूनी कार्रवाई के। ऐसे में भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी नहीं सुधर सकते, क्योंकि जब पाकिस्तान ही नहीं सुधर सकता तो रिश्ते कैसे सुधरेंगे। एक बार फिर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूस बनाकर मारने की तैयारी कर ली है पाकिस्तान ने। ऐसे में भारत सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। अब पाकिस्तान को सिर्फ उसी की भाषा में जवाब देने से बात नहीं बनने वाली है। जैसा कि विदेश मंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि हर हाल में जाधव को बचाया जाएगा। जाधव को बचाने के लिए भारत हर तरीका अपनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को सीधे तरीके रास नहीं आते। इसलिए विदेश मंत्री का बयान लोगों में उम्मीद जगाता है। आज दुनिया पाकिस्तान के कारनामों से वाकिफ है। पाकिस्तान ने पठानकोट हमले से बचने के लिए पूरी स्टोरी तैयार की। पठानकोट हमले में पाकिस्तान बुरी तरह से बेनकाब हो रहा था। ऐसे में भारत के नागरिक को जासूस के रूप में पेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब हमें हर हाल में अपने नागरिक को बचाना होगा। कुलभूषण जाधव को किसी भी तरह से पाकिस्तान से वापस लाना होगा, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने हमारे कई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में सरकार को अब बिना समय गंवाए पाकिस्तान पर कार्रवाई करनी होगी। सेना के पूर्व जवान को वापस लाना होगा। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना होगा जिससे कभी भी वो आगे ऐसी हरकत ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान को कभी इसकी सजा नहीं मिली। इससे पाकिस्तान के हुक्मरानों के हौसले बुलंद हैं। वही भारत का हर नागरिक आज जाधव को वापस लाने के लिए खड़ा हो गया है। देश के पूर्व सैनिक में काफी गुस्सा है पाकिस्तान की हरकत को लेकर। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को कब सबक सिखाया जाएगा, कब पाकिस्तान को भारतीय नागरिकों की हत्या करने की सजा दी जाएगी। अगर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया तो पाकिस्तान हमेशा ऐसी ही हरकत करता रहेगा। तो यह मुद्दा है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अपनी दहाड़ ऐसी दहाड़े कि दरिंदे पाकिस्तान के कान सुनना बंद हो जाए और बस उसको एक ही चीज समझ में आ जाए कि भारत माता के सुपुत्र, जिस पर उसने बड़े ही गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ही नहीं, दरिंदगी हरकत के तहत टॉर्चर करके अपने देश में फांसी की सजा की बात कही। हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है। बीडी मिश्रा जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। आप कैसा देखते हैं इस पूरे कायराना हरकत को? पाकिस्तान का जो ये पूरा एक एपिसोड है, इसमें बहुत बड़ी गैप्स हैं, इसमें बहुत बड़ी बेईमानियां हैं पाकिस्तान की तरफ। ये जाधव एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अफसर हैं और उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। चूँकि ये नेवी के थे तो इनको काफ़ी जानकारी थी नेवल ट्रेड के बारे में, तो हर पोर्ट पर जाया करते थे, चाबहार पोर्ट पर थे और वहाँ से इनको तालिबान ने पकड़ा
और बेचा इनको आईएसआई को। आईएसआई ने इनको खरीदा अपने मुद्दे के लिए। फिर इनको बलूचिस्तान ले जाया गया और वहाँ से फिर यह कहा गया कि ये बलूचिस्तान में स्पाइंग कर रहे थे या रॉ के एजेंट थे। फिर उसके बाद इनको इस्लामाबाद लाया गया, इनको मिलिट्री कोर्ट से ट्राई किया गया। ऐसा है कि कुछ भी हो, पाकिस्तान के कोर्ट पर, जुडिशल सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। उन्होंने उनके जो ज़ियाउल हक थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्टेड वहाँ के नेशनल लीडर थे, उन पर एक मुकदमा चलाया, उनको सज़ा दे दी, मौत के घाट उतार दिया, फांसी दे दी। उसके बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन पर मुकदमा चलाया और तमाम तरीके के उन पर फरेब के हिसाब से उन पर तमाम जुल्म किए और उन पर तमाम एक्यूजेशन किए। और उसके बाद अब मुशर्रफ पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो अपने फार्म हाउस में रहते हैं। कोर्ट उनके यहाँ जाती है, उनसे पूछती है आ जाऊं, आपका कोई स्टेटमेंट लेना है, तो मुशर्रफ जब कहते हैं कि आओ तब कोर्ट जाती है, नहीं जाती है। कोई भरोसा नहीं है इनके यहाँ जो कोर्ट है। और इनके यहाँ जब सिविल कोर्ट का यह हालत है तो मिलिट्री कोर्ट का क्या होगा, ये दुनिया समझ सकती है। बिल्कुल। और इसलिए पाकिस्तान का ये पूरा ड्रामा, इस विषय पर भारत सरकार की क्या भूमिका है, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। फांसी दिए जाने का जो फैसला लिया गया है उसको लेकर सदन ही नहीं बल्कि सारा देश, अध्यक्ष महोदया, उससे चिंतित है। जहां तक कुलभूषण जाधव का प्रश्न है, जैसा सभी सम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि वह इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे। मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसीज के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही अध्यक्ष महोदया यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना, तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, हमारे साथ कवि अमित भी जुड़े हैं। अमित को आपने इसके पहले भी सुदर्शन पर कई बार देखा होगा। आज अमित के द्वारा आपके सामने एक ऐसी कविता सुनाई जाएगी जो हिंदुस्तान को दम भरेगी, हिंदुस्तानियों का दम पाकिस्तानियों को दिखाएगी। उसके पास भी हम लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये पाकिस्तान का सारा झूठा जो ड्रामा है वो कैसे है इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान की नकली कहानी। पाकिस्तान ने जिस कथित भारतीय जासूस का वीडियो दिखाया है वो वीडियो तो सही है, लेकिन कहानी मनगढ़ंत है। पाकिस्तान में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलभूषण जाधव का वीडियो दिखाया गया जिसमें वो अपने आप को भारतीय नौसेना का मौजूदा अधिकारी
और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सदस्य बता रहे हैं। भारत ने इसका खंडन किया था और कहा था कि अफसर का अपहरण हुआ है। पाकिस्तान की ओर से जो कहानी गढ़ी गई है उसमें कई खामियां हैं। पहली बात, पकड़ा गया शख्स कहता है कि वो नौसेना अधिकारी है जिसका कार्यकाल 2022 तक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, नौसेना अपने अधिकारी को कैसे किसी और संस्थान को दे सकती है, वो भी खुफिया काम करने के लिए। अगर इस तरह का काम कराना होता तो वो रिटायर्ड व्यक्ति से काम कराया जाता, क्योंकि मौजूदा अफसर से ऐसा काम कराने में बड़ा खतरा है। ऐसे ऑपरेशन में सीधे से पूरे ऑपरेशन को नकार देने की गुंजाइश रखी जाती है, लेकिन यदि सर्विंग अफसर पकड़ा जाए तो इनकार की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है और देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। इसलिए सर्विंग अफसर को कभी ऐसे काम में नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात, वो कहता है चाबहार में व्यापार करता है। ये ईसन में है जहां विदेशियों को इस तरह का व्यापार करने की इजाजत नहीं होती। व्यापार चलाने के लिए फारसी भाषा आनी चाहिए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है कि जाधव को फारसी भाषा की जानकारी है। तो फिर ये चाबहार में काम कैसे कर सकता है? तीसरी बात, चाबहार में रहकर वो किस तरह का बलूचिस्तान में जानकारी जुटाएगा? इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ उसी का बयान है। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने नहीं दिया 13 बार अपील करने के बाद भी। इससे पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। कोई कच्ची गोली खेलने वाले लोग ही इस तरह की स्टोरी बना सकते हैं। अगर सर्विंग अधिकारी को ऐसे काम के लिए भेजा जाता है तो उनको कोई ना कोई राजनयिक कवर या इस तरह का कोई सरकारी कवर देकर भेजा जाता है। ये तो पाकिस्तान की जनता के लिए एक काउंटर स्टोरी बनाने का मौका पैदा किया गया है। पठानकोट आई पाकिस्तानी टीम के सामने जो ठोस साक्ष्य लाए गए थे उसे पाकिस्तान नकार नहीं सकता है। पाकिस्तान की जनता जानना चाहती है कि पठानकोट में उनकी टीम क्या कर रही है, वापस आकर क्या स्टोरी देगी। लेकिन जनता को भ्रम में डालने के लिए काउंटर स्टोरी ये है कि हमने भी ऐसा आदमी पकड़ा है जो भारत की खुफिया एजेंसी का सदस्य है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. ऐसे में पाकिस्तान की पूरी कहानी नकली लग रही है। भारत के एक नागरिक को फांसी की सजा देने की तैयारी हो रही है पाकिस्तान में। बीडी मिश्रा जी, ये पूरा जो ड्रामा है जिसको कि दुनिया के बाकी देश भी समझ रहे हैं, जब इतनी गिरी हुई हरकत, जो कि गिरी हुई ओछी है, शब्द भी जिसको कम पड़े ऐसा हम कहे, इसके बावजूद पाकिस्तान कैसे अपने आप को इस पक्ष में दिखाएगा कि हम सही काम करें? पाकिस्तान से उम्मीद करना ही, मैंने आपको 3 इंस्टेंस बताए जहां पर उन्होंने अपने नागरिकों के साथ जो मुकदमे का एक नाटक किया है वो कितना लो किस्म का है। और जब अपने वो हेड ऑफ द स्टेट को उनके आर्मी वाले कोई मुकदमा चला के उसको लटका देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं, और आज के दिन में उनका एक और हेड ऑफ द स्टेट परवेज मुशर्रफ, इनके ऊपर ट्रेजन का मुकदमा चल रहा है, अंडर ट्रायल है। और वो अपने फार्म हाउस में रहते हैं। आपको ये समझना होगा कि ट्रेजन का मुकदमा सबसे संगीन होता है, लेकिन उसके लिए भी अपने फार्म हाउस में रहते हैं और वो नहीं जाते कोर्ट में, कोर्ट उनके फार्म हाउस में आती है और वो कोर्ट इजाजत लेके आती है कि मैं आ सकता हूं या नहीं। अगर इजाजत नहीं है उस दिन परवेज मुशर्रफ की तो नहीं जाएगा कोर्ट। तो अगर इतना नाटक है तो हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को अगर उनकी गिरफ्त में सही या किसी और गलत या किसी और तरीके से आ गया तो वो तो पाकिस्तान की आर्मी, उनके नए चीफ आए हैं ये बाजवा साहब, तो ये बताएंगे कि देखो मैंने कितना बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया है इंडिया के खिलाफ। ये उनका एक स्ट्रेटजी है और ये पाकिस्तान के आर्मी के चीफ बाजवा साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा कारगर, बहुत बड़ा बहादुर पाकिस्तान के आर्मी का चीफ हूं, क्योंकि और वहां दूसरी की बात, बहादुरी की व्याख्या ही कारगर से बनती है और इसलिए वहां पर जो पूरा षड्यंत्र है या उनकी बहादुरी के मापदंड है उसमें कायरता आना जरूरी है, जो कायरता पाकिस्तान की हर हरकत में दिखती है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद, बोलिए।
हाँ जी, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ मेरठ से, हाँ पूर्व सैनिक। बोलिए। ये पाकिस्तान को इसी की भाषा में जब तक हम इसको सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक ये ऐसी हरकत करते रहेगा, और सदा से ये करते आ रहा है, तो इसको इसी की भाषा में जब तक इसको तमाचा नहीं मारा जाएगा, ये आगे भी करेगा। तो हम भी इसके लिए तैयार है। मैं 12 साल से पूर्व सैनिक हूँ, और अगर हमारी भी जरूरत है तो हम भी चलने के लिए तैयार है। वाह, धन्यवाद। तो आपने जो बात कही है, यही बात की ऐसे ही शब्दावली में हमारे साथ अमित शर्मा ने कविता लिखी है। अमित शर्मा की यह कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ अमित। सर, आपको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये सीधा सीधा जो इन्होंने, चलिए, शायद आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। तब तक एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार, जय हिंद सर। हाँ हाँ सुरेश जी, जय हिंद सर। बोलिए, क्या कहना है? आप लाइव में सर जी, जुड़ चुके मेरा हैं, कहना आपकी ये है प्रतिक्रिया बताइए। कि अगर पाकिस्तान, अगर कुलभूषण साहब को जरा सी भी खरोच आई, तो ये हिंदुस्तान का हर नागरिक शांत नहीं बैठेगा। ठीक है सर। क्यों कि एक सामान्य अपना नागरिक है कुलभूषण साहब, वो भारत का एक अच्छा नागरिक है, उसके लिए हम साथ नहीं बैठेंगे। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम। बिल्कुल, धन्यवाद। जाधव जी की अकेले की ही यह ऐसी दशा नहीं हुई है। इसके पहले भी पाकिस्तान ने भारत के अन्य कई लोगों के साथ भी ये घिनौना कृत्य किया है। कौन कौन थे, क्या घटनाएं थी, देखिए। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच जासूसी की दुनिया पर अचानक सबका ध्यान चला गया है। भारत और पाकिस्तान के तल्ख रिश्तों के बीच जासूसी के आरोपों लगातार सामने आते रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी महमूद अख्तर को जासूसी के आरोप में हिरासत में लेकर 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा था। इसके बाद और 6 कर्मचारियों को देश छोड़ने को कहा गया। बदले में पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के कई अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। कई फिल्में भी दोनों देशों के बीच जासूसी के किस्सों पर बन चुकी हैं। रियल लाइफ में कई भारतीय जासूसी के पाकिस्तान से जुड़े किस्से चर्चा में रहे हैं। कहा जाता है कि देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद एक जासूस रह चुके हैं। यहाँ तक दावा किया जाता है कि वो पाकिस्तान में 6 साल तक अंडरग्राउंड रह चुके हैं। हम आपको बताते हैं जासूसी के ऐसे 5 मशहूर किस्से। कुलभूषण जाधव। भारत पाकिस्तान के बीच जासूसी के मामले में सबसे ताजा नाम चर्चा में है कुलभूषण जाधव का। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी का आरोप लगाते हुए मौत की सजा सुनाई है। कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को ईरान से पाकिस्तान में अवैध घुसपैठ का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया और जासूसी का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान का दावा था कि वो एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट हैं, जबकि भारत का दावा है कि वो नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और कानूनी तौर पर ईरान में अपना व्यापार करते थे। उनका भारत सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले साल जाधव के कथित कबूलनामे का एक वीडियो भी जारी किया था। हालांकि इस पर भी सवाल उठे। वीडियो सामने आने के बाद दावा किया गया कि 358 सेकंड के इस वीडियो में 102 कट थे। कई जानकारों ने दावा किया कि जाधव से मजबूरन आरोपों को कबूल करवाया गया था। सरबजीत सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। भारत की ओर से रिहाई की तमाम कोशिशों के बीच 2 मई 2013 को पाकिस्तान की कोर्ट लखपत जेल में कैदियों ने हमला कर सरबजीत सिंह की हत्या कर दी। इसी के साथ सरबजीत का किस्सा थम गया। बाद में उनके किस्से पर फिल्में भी बनी। सरबजीत सिंह 23 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 28 अगस्त 1990 को पाकिस्तान ने अपने इलाके में सरबजीत को गिरफ्तार करने का दावा किया। उनके परिवार ने कहा कि शराब के नशे में वो पाकिस्तान की सीमा में घुस गया, क्योंकि तब तार के बाड़े नहीं होते थे और एक पाकिस्तानी कर्नल ने उन्हें पकड़कर 7 दिन तक रखा और फिर अदालत में पेश कर दिया। पाकिस्तान की अदालत में उसे मंजीत सिंह के नाम से पेश किया गया, क्योंकि इसी नाम से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन पर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगे।
उनकी बहन दलवीर कौर ने लगातार अभियान चलाकर भारत सरकार से रिहाई की कोशिश की, लेकिन भारत के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की हत्या कैदियों द्वारा कर दी गई। कश्मीर सिंह 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद छूटकर भारत आए कश्मीर सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन पर भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान से लौटने के बाद कश्मीर सिंह ने बताया कि वो पाकिस्तान में जासूस नहीं थे। पंजाब के होशियारपुर जिले के नानगल चोरा गांव में कश्मीर सिंह ने बताया कि मीडिया ने पाकिस्तान में उनकी भूमिका को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने बेबाक लहजे में कहा कि वो पाकिस्तान में तस्करी के लिए गए थे और पाक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार कर जासूसी का आरोप लगा दिया गया। सुरजीत सिंह का किस्सा 2012 में 69 वर्षीय सुरजीत सिंह पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत 30 साल बाद वापस लौटे। सुरजीत पर भी आरोप था कि उन्होंने भारत के लिए जासूसी की। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में भारतीय जासूसों के किस्सों में सबसे चर्चित मामला रहा है रविंद्र कौशिक का। रविंद्र कौशिक की मौत भी पाकिस्तानी की ही एक जेल में हुई थी, लेकिन मौत से पहले उनके कारनामे किसी फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक कहे जा सकते हैं। वो न सिर्फ भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में मेजर तक का पद हासिल कर लिया। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना में रहते हुए उन्होंने भारत को बहुत अहम जानकारियां दी। कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले थे। 1983 में कौशिक का राज खुल गया। दरअसल रॉ के ही एक अन्य जासूस ने कौशिक से मिलने पाकिस्तान गया था। दरअसल रॉ ने ही एक अन्य जासूस कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा था, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ के दौरान कौशिक की पहचान भी उजागर हो गई। मियांवली की जेल में ही 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कदर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया है। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हमारे भारत के एक सैनिक को। वहां पर कैसे गलत तरीके से रिटायरमेंट के बाद वो अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवसाय में जब जाता है, वो भी दूसरे देश में जाता है, लेकिन इस्लामिक आतंकवादी संगठन उनको किडनैप करके एक दूसरे को खरीदते बेचते वो पाकिस्तान तक पहुंचता है और पाकिस्तान उसको लेकर कैसे राजनीति करता है, वो भी दरिंदगी की हदें पार करने वाली राजनीति करता है। तब जाके हिंदुस्तान को अपनी जवाब देने की स्थिति आती है। और इसलिए हम हिंदुस्तान का दम दिखाने के लिए पाकिस्तान को ये आज का बिंदास कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तान कितना दरिंदा है, मानवता के ह्यूमन राइट के वहां पर नामो निशान नहीं है। हमारे यहाँ पर कसाब को भी बिरयानी खिलाई गई, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, जो रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसने खुद कबूल किया था, जिसके सारे सबूत कैमरे के सीसीटीवी में तमाम तरीके से थे। फिर भी हमने कसाब को पूरा पक्ष रखने का दिया, उसको कानूनी सलाह दी, कानूनी सहायता दी। लेकिन हमारे एक पूर्व सैनिक को जिस तरीके से पकड़ा गया, उनकी जो भी सुनवाई हुई कोर्ट में, वहां पर कोई व्यक्ति था ये पता ही नहीं चला। कसाब की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन इसकी पता भी नहीं चला। 13 बार भारत के दूतावास ने मिलने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की दरिंदगी के हादे कितनी खतरनाक होती है, एक वीडियो में आपके सामने दिखा रहा हूं। इस वीडियो का कुछ पार्ट हम आपको नहीं दिखा सकते, जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप अपने आप को काबू नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार हम आपको खून नहीं दिखाना चाहते, इसलिए इनके चेहरे पर जो खून का धब्बा है, खून निकल रहा है, वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। ये
किसी और व्यक्ति का टॉर्चर है जो पाकिस्तान की सेना कर रही है। इनको जानबूझ के रेतीली जमीन पर, जहां नीचे डामर निकला हुआ है, और वहां पर सड़क पर घीस कर लेके जाया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करके उनके मुंह से जो चाहे वो बुलवाया जा सके। उनके कपड़े उतारे हैं, कुछ हिस्सा तो ऐसा है कि जो हम आपको टीवी से नहीं दिखा सकते। प्रोटेक्शन ले लो। ये YouTube पर अवेलेबल है, ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ये वर्दी पाकिस्तान के सेना की है। उनके चेहरे भी दिख रहे हैं। और अब देखिए उसके गले में पड़ी हुई, अब आगे से, शरीर के आगे के हिस्से से, पहले पीठ से घसीटा, अब पेट से घसीट रहे हैं। ये हाथ बांधे हैं, पैर बांधे हैं। जिनके हाथों में बंदूक है, उन कायरों की हरकतों की सीमा देखिए, ये कितने गिर सकते हैं। क्या हिंदुस्तानी किसी सैनिक को हम इतना टॉर्चर होने देंगे? क्या 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की, उनके सैनिक की ऐसी हालत करने देंगे? अगर हम में दम है तो दम दिखाने का समय है। मैं चलता हूं कवि अमित शर्मा के पास। अमित सर, ये पाकिस्तान का कृत्य देख के हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। और सर, मैं आपके इस राष्ट्र चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारे देश में जब आतंकवादी कसाब को पकड़ा गया, 144 हिंदुस्तानियों ने, जो बड़े लोग थे, मानवाधिकार के लोगों ने, उसकी फांसी माफ करने की भी बात की। बड़ा वकील उसको मुहैया कराया। पाकिस्तान की नीचता आप यहां तक समझ सकते हैं सर कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशन ने उसका केस लड़ने पे भी आपत्ति जताई है और कोई वकील उसका केस नहीं लड़ सकता। सर, हम हमेशा अहिंसा करते रहेंगे, हमारे लोग वहां पर मरते रहेंगे। सर, हमारा खून खौल रहा है और अब हमको पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसकी ईंट से ईंट बजानी चाहिए। सर, मैं अपनी पंक्तियां रखता हूं सीधे सीधे। सर, मेरा खून खौल रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी स्टूडियो में बैठकर। मैं सीधे सीधे बात करना चाहता हूं कि भारत माता की खातिर दिल में ले अरमान चलो, भारत माता की खातिर दिल में ले अरमान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो। एक देश जो अमेरिका के जूतों ऊपर पड़ा हुआ, एक देश जो अमेरिका के जूतों ऊपर पड़ा हुआ, 60 करोड़ हमसे लेकर तब पैरों पर खड़ा हुआ, मजहब का उन्माद जहां पर शोर शराबा होता है, मजहब का उन्माद जहां पर शोर शराबा होता है, स्कूलों के अंदर भी वहां खून खराबा होता है, स्कूलों के अंदर भी वहां खून खराबा होता है। 1.25 अरब के इस भारत का लेकर तुम सम्मान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो। निर्दोष निहत्ता कोई मिले तो सारे शेर बन जाते हैं। मैं पाकिस्तान की करतूत बताता हूं, कैसा देश है पाकिस्तान की। निर्दोष निहत्ता कोई मिले तो सारे शेर बन जाते हैं, निर्दोष निहत्ता कोई मिले तो सारे शेर बन जाते हैं। भारत की सेना के आगे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। सन 71 याद करो जिस दिन तुम हमसे ऐठे थे, सन 71 याद करो जिस दिन तुम हमसे ऐठे थे, 90,000 तुम्हारे सैनिक घुटनों के बल बैठे थे, 90,000 तुम्हारे सैनिक घुटनों के बल बैठे थे। न्यूज सुदर्शन का सच्चा है, न्यूज सुदर्शन का सच्चा है, लेकर ये अभिमान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो। एक बार हमने बार बार छोड़ा पर नीयत तेरी गंदी है, हमने बार बार छोड़ा पर नीयत तेरी गंदी है, जितनी तेरी जनसंख्या उतने भारत में बंदी है। और यदि हम कैदी की सजा माफ कर देंगे, और यदि हम कैदी की सजा माफ कर देंगे, सारा पाकिस्तान हमारे बंदी साफ कर देंगे, सारा पाकिस्तान हमारे बंदी साफ कर देंगे। एक हाथ में पाक उठाने बनकर सब हनुमान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो। और अंतिम लाइन में बताता हूं क्या है पाकिस्तान। हाँ, की मुहिम सुदर्शन चैनल की ये रंग दोबारा लाएगी, मुहिम सुदर्शन चैनल की ये रंग दोबारा लाएगी, नापाक पाक के हर व्यक्ति को नानी याद दिलाएगी। लाखों सुरेश चौहान के हैं, लाखों सुरेश चौहान के हैं, औकात दिखाकर रख देंगे, और लाखों सुरेश चौहान के हैं, औकात दिखाकर रख देंगे। जाधव की फांसी पर पाकिस्तान मिटाकर रख देंगे, जाधव की फांसी पर पाकिस्तान मिटाकर रख देंगे। अपने एक पूर्व फौजी की सभी बचाने जान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो, कुलभूषण जाधव को बचाने सारे पाकिस्तान चलो। और बहुत अच्छी कविता आप अमित शर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। और हिंदुस्तान का
जोश है, हिंदुस्तान की भावना है, हिंदुस्तान की मंशा है। हिंदुस्तानियों का ये जोश पाकिस्तान के सामने जाना चाहिए। और इसलिए मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद, अमित शर्मा की इस कविता को सुनने के बाद, मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं। मैं सुरेश चौहान के खुद गुरुवार के दिन एक उपवास करूंगा, ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि दरिंदे पाकिस्तान के हाथ में हमारे जो सैनिक को रखा हुआ है, फांसी की सजा देने की जो तैयारी हो रही है, इससे बचाने के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तानी गुरुवार का उपवास करेंगे और हमारे कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हिंदुस्तान सरकार, सेना और समस्त हिंदुस्तानियों को ताकत प्रदान करेंगे। यदि आप भी गुरुवार का उपवास करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया लिखिए। मैं तमाम साधु संतों को भी आह्वान करता हूं कि वो भी उस दिन उपवास करके अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को ये कहें कि गुरुवार का उपवास कुलभूषण के नाम। कुलभूषण हमारे हाथों आन बान और शान की लड़ाई लड़ी जाती है। कुल ही भूषण होता है और कुल का भूषण अगर ऐसे शत्रु, दरिंदे शत्रु के पास है तो हमारी आजादी, हमारी संप्रभुता, हमारा गौरव, ये सब गिरवी हो जाता है। और इसलिए हम आध्यात्मिक ताकत भी इस्तेमाल करेंगे, हम सामाजिक उपाय भी करेंगे। हम, भारत सरकार ने कहा है, मोदी सरकार का कहना है कि कुलभूषण जाधव को वापस लाने के लिए किसी भी शस्त्र और शास्त्र का उपयोग करने के लिए तैयार है। तो हम हिंदुस्तानी भी पीछे नहीं रहेंगे। बीडी मिश्रा जी के पास चलते। बीडी मिश्रा जी, मुझे लगता है कि देश भर में अभियान चलाने की जरूरत है और इसलिए देश भर में जब तक कुलभूषण जाधव को छोड़ा नहीं जाता तब तक जगह जगह पर जो पूर्व सैनिक है वो मिलके, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के टीम को मिलके हम आह्वान करते हैं कि आपने यहाँ पर मार्च करिए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करिए। उनकी योजना और उनके स्वरूप को हम आने वाले दिनों में तो आपके सामने भेजेंगे ही, लेकिन इस कार्यक्रम से भी मैं आह्वान करता हूं कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपने यहाँ पर किया जाए। बीडी मिश्रा जी, क्या हिंदुस्तान के विभिन्न जगह पर ऐसे होने वाले कार्यक्रमों से भी हम असर करा सकते हैं पाकिस्तान पर? सबसे पहले तो चौहान के साहब, आपका जो गुरुवार के उपवास का जो कुलभूषण के बचाने के लिए जो आह्वान है, उसका मैं नंबर 1 समर्थक हूँ और मैं शुरू करूँगा। धन्यवाद। और ये मैं आपको वायदा करता हूं कि ये मैं नंबर 1 हूं, लेकिन इसमें लाखों 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 हिंदुस्तान के जितने भी राष्ट्रवादी नागरिक हैं सब जुड़ेंगे और ये मुहिम मैं समझता हूं हमारे हिंदुस्तान के इज्जत की बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम ऐसे नागरिक के लिए जो निरपराध है, जो कि बिना गलती के वहाँ पर सजाएं भुगतने को उन लोगों ने उसको ऐलान किया है, उसके बचाव के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो किस बात के लिए खड़े होंगे? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो अपने गलत कारनामों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने अवाम को बरगला रहा है भारत के खिलाफ, इसका विरोध हर स्टेप पर, हर तरीके से, हर जगह और हर आदमी के द्वारा, हर शहरी के द्वारा हिंदुस्तान में होना चाहिए और ये पुरजोर तरीके से होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री ने, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही है कि कोई भी तरीका हम स्पेयर नहीं करेंगे कुलभूषण को बचाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक हम लोगों को बड़ा ही मॉरल सपोर्ट देता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी, हमारी सरकार पूरा वो पूरे उपाय करेगी जिससे कुलभूषण बचे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, इसके इरादे हमेशा नापाक रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है और केवल हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है। वहां पर वो अपने नागरिक, आपने तो बड़े बड़े नेताओं के नाम बताए, लेकिन जो बलूचिस्तान है, उस बलूचिस्तान के आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले लोगों के साथ तो करता ही है, सामान्य बलूच लोगों के साथ भी पाकिस्तान दरिंदगी की हदें पार करता है। कोई शक नहीं है इसमें। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आज हमको यह भी तय करना चाहिए कि जो पाकिस्तान की हरकतें, एक्सेसेस जो
बिना अपराध के बलूची हैं उनके खिलाफ हो रहा है, उनको भी हमारा पूरा सपोर्ट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जबकि गवर्नमेंट इन एग्जाइल बलूचिस्तान के इंडिया में होनी चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो जितने एक्सेसेस कर रहा है यह हर जगह कर रहा है और बलूची मर रहे हैं, जो कि उनके यहाँ किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तान के हिस्सा हैं। बलूच अंग्रेज़ों के इंडिपेंडेंस होने, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट होने के पहले बलूचों को एक अलग नेशन इंग्लैंड ने उनको मुहैया कराया था, और ये थोड़े ही दिन बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उन पर अटैक करके कब्जा किया था। ये उनका अधिकृत इलाका है जो नाजायज़ है। बिल्कुल, और इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं अनुराग दुबे सर, मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे मिश्रा जी से मेरा सवाल है। इतने दिन से, जब से मैं 25 साल का हो गया हूँ सर, मैं जब से पैदा हुआ तब से कश्मीर मुद्दा देख रहा हूँ, और सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ऐसा मतलब झूठ बात बोलती है और हर भी ऐसा अराजक कार्रवाई करती है जिससे उकसाती हो इंडिया को कि वो कुछ पहल करे। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि क्या इंडिया कमजोर है इसलिए उसकी पहल को देखता है? आपके जवाब में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इंडिया कमज़ोर नहीं है। कुछ हमारे लीडर्स की गलतियां हुई। पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर का मामला तो 1947 में ही निपट जाता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय सेना के कमांडरों के एडवाइस के बावजूद उरी में नहीं रोकते, और हम लोग मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाते, मीरपुर तक पहुंच जाते, और जितना भी महाराजा हरी सिंह का जम्मू कश्मीर का इलाका था वो हमारे कब्जे में होता। गिलगित बाल्टिस्तान पर अगर हमारी फ़ौजें भेजी जाती, क्योंकि वहाँ पर भी बाल्टिस्तान में भी एक ऐसी हवाई पट्टी थी जिस पर कश्मीर की श्रीनगर की तरह हमारे सैनिक वहाँ पर लैंड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड की साजिश और जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों उस वक़्त अंग्रेज कमांडर थे आर्मी के, और लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हुए थे दिल्ली में, इनके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने बड़ा हिस्सा कश्मीर का फ्री कराया था। 1965 में हाजी पीर पास पकड़ा था। बिल्कुल, लेकिन ये जो तकनीकी बातें हैं, ये बातें जैसे 25 साल का एक युवा वो तो यही देख रहा है ना कि ये तकनीकी बातें तो है, ये तो सरकार का काम है, वो तो चाहता है कि इसका अंत हो। वो कैसे होगा? मैं ये समझता हूं कि इसका अंत तब होगा जब पाकिस्तान को हम तोड़ देंगे। बिल्कुल। अब हमारा पूरा एम होना चाहिए पाकिस्तान को तोड़ने का। हमारी शुरुआत बलूचिस्तान से होनी चाहिए, चाहे चीन विरोध करे, चाहे अमेरिका विरोध करे, चाहे कोई भी विरोध करे, हमको इस पर स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि ये राय पूरे 125 करोड़ भारतीय नागरिकों की है। अमित सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो देश 3-3 बार हमारे साथ में कृत्य करके युद्ध में हारा, उसके बाद भी वो देश नहीं माना। सर, मैं ये कहना चाहता हूं हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की सरकार रही है, हर पार्टी की सरकार रही है। हर पार्टी ये बात कहती है कि अमेरिका को, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। सर, मैं आपके माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्या 20 करोड़ के पाकिस्तान का निर्णय 40 करोड़ का अमेरिका करेगा? 130 करोड़ लोग हैं हम, पूरे विश्व का 1/4 भाग हमारे अंदर में है, 204 देशों के बीच में। क्या हिंदुस्तान डंके की चोट पर पहले पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं कर सकता? क्या हमारी भारत की राजनीति पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करके ये बोले कि पाकिस्तान के साथ हम कोई संबंध नहीं रखेंगे? ये काम पहले नहीं हो सकता क्या? क्या हम अमेरिका की तरफ देखेंगे? क्या हम चीन की तरफ देखेंगे? क्या हम रशिया की तरफ देखेंगे? 130 करोड़ हिंदुस्तान है, और सर हिंदुस्तान 130 करोड़ का है, 16 लाख हमारी फौज है, लेकिन हमें ये गुमान है, हमें ये गर्व है कि 16 लाख फौज होते हुए के बाद भी 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हर व्यक्ति फौजी है, हर व्यक्ति आत्मविश्वास से और आत्मसम्मान से जीना चाहता है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार जी। बोलिए। सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, केश कुमार वर्मा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। हाँ। कि जो हमारे जाधव साहब को जो अभी पाकिस्तान जो करप्ट देश जो हमारा जो उसको फांसी की सजा सुना रहा है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कानून जो है
कि अभी तक जो जितने भी हमारे जहाँ हमले हुए, चाहे अक्षरधाम ले लो, चाहे मुंबई हमला ले लो, पठानकोट हमला ले लो, पार्लियामेंट हमला ले लो, जम्मू के हमला ले लो, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये हमारी सरकार, जो आज भी हमारी सरकार है, मैं इनको मैसेज देना चाहता हूँ सुषमा स्वराज जी को और राजनाथ सिंह जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, अगर ये पाकिस्तान अगर ये सीधी उंगली से बात नहीं करता है, अगर इसको अपनी सीधी उंगली की बात को समझ नहीं आती है, तो हम इसकी उंगली टेढ़ी कर देंगे। अगर ये अगर जाधव सिंह को कोई भी किसी उंगली उठाएगा तो हम जो इसको बता देंगे कि अब हिंदुस्तान का एक भी नागरिक जो हिंदुस्तान का है वो इसको नहीं छोड़ेगा, इसको मिट्टी पलीत करके छोड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और सुषमा स्वराज जी को यही कहूंगा कि जाधव साहब को किसी तरह भी जो है, अभी हमारे पिछले जो सुरजीत सिंह जी उनको वो उन्होंने जेल के अंदर मरवा दिया था। ये कैसा कानून है हमारा? हम लाते हैं तो इधर हिंदुस्तान में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मेरे को बोलना है सर, पाकिस्तान जो है वो कुछ करने वाला नहीं है, वो हमारे भाइयों को मरवा रहा है। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में लात से मार रहे हैं हमारे आर्मी को, और वो पैसा दे दे के करवा रहा है। हमारे कुलभूषण जाधव के विषय में मैं कहना चाहता हूं सर कि वो उनका सरकार जो है आर्मी चलाती है, वो किसी के दम पे चलता नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टर के दम पे चलता नहीं है। और सर जो आप अभी बोले हैं कि एक दिन का व्रत हो, हम लोग भी रखेंगे। मैं तिनसुकिया आसाम से बोल रहा हूँ, प्रेमचंद गुप्ता। प्रेमचंद जी धन्यवाद। और इसलिए हम गुरुवार के दिन हमारे कुलभूषण जाधव जी के सुरक्षा के लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे और उनकी सुरक्षा की कामना में गुरुवार का दिन भर का उपवास करेंगे। तमाम लोग इस वक्त सोशल मीडिया में जो फेसबुक पर शो लाइव चल रहा है उस पर भी अपनी उपवास की बात की पुष्टि कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ, बांदा जिला से कृष्ण कुमार गुप्ता। बोलिए। हाँ सर, कृष्ण कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, बांदा जिला से। बोलिए। हम ये चाहते हैं मैं कृष्ण कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। बोलते रहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं बांदा जिला से बोल रहा हूँ। कुलभूषण को बचाने के लिए जो कुछ भी करना चाहे भारत सरकार करे, भले ही पाकिस्तान को मिटा दे, लेकिन हमें कुलभूषण को बचाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। न जाने कितने निर्दोष लोगों को पाकिस्तान लगातार मारता जा रहा है, हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। बीडी मिश्रा जी, हम देखते हैं कि कुछ कुछ देश में किसी व्यक्ति को, सैनिक तो छोड़िए, अमेरिका या इजराइल जैसे देशों के, बड़े ब्रिटेन जैसे देशों का कोई सामान्य नागरिक भी गिरफ्तार होता है तो भी वो पूरा देश एकदम ताकत लगाता है, बल्कि उनको ऐसा करने की हिम्मत भी चोर भी नहीं करते। मतलब पॉकेट मार भी ये सोचता है कि अमेरिका ने इसका मैं जेब अगर काटूंगा तो पूरे सरकार पर आएगी। इतनी दम भरने की हिम्मत 130 करोड़ लोगों में कब आएगी, कैसे आएगी? मैं समझता हूं कि ये शुरुआत तो जैसा आप कर रहे हैं इसी तरीके से होगा। ये आम जनता, आम आदमी के तरीके शुरू होगा। सरकार का इसमें एक बड़ा रोल होना चाहिए। हम लोगों का जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिनका आज खून खौल रहा है, हम लोगों का रोल होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत दिनों से भारत में 70 साल से हम इंडिपेंडेंट हैं। यही सरकार पहली बार गृह मंत्री का स्टेटमेंट हुआ है कि हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले ऐसी चर्चा भी नहीं होती थी। हम ठीक रास्ते पर हैं और अगर प्रयास इसी तरीके से होता रहेगा तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने हर सैनिक को इसी तरीके से बचाएंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं इजराइल गया था और इजराइल में जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा था तो उस दिन उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक लेक्चर था, एक सिविक सोसाइटी में वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज था। वो एंटेबे के रेड का 44 साल हुआ था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर दस्ता गया था उसमें सिर्फ एक कैजुअल्टी हुई थी अपने आदमियों को हाईजैक से बचाने के लिए, और वो कैजुअल्टी में कमांडर था उनका, सिर्फ वही कैजुअल्टी हुआ क्योंकि लास्ट में चढ़ रहा था, उसको गोली लगी। और कहते कहते उन्होंने ये कहा कि अब भी इजराइल इस शक्ति को, हमेशा इस शक्ति में बिलीव करता है कि कोई भी उसका नागरिक कहीं भी हो, कहीं भी पकड़ा जाए, उसके लंबे हाथ उसको बचाएंगे। और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो कमांडर मारा गया था वो मेरा बड़ा भाई था।
यह एक गर्व हमारे देश में बिल्डअप करना पड़ेगा और इसकी बड़ी आवश्यकता है। और यह आप जैसा इनिशिएटिव कर रहे हैं, इसी इनिशिएटिव से बनेगा। बिल्कुल, हम इस इनिशिएटिव के अगली स्टेप्स क्या होगी सुदर्शन पर कल भी बताएंगे, लेकिन आज हम उपवास की बात कर रहे हैं कि गुरुवार को हम उपवास करेंगे कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। सर, मेरा नाम स्वाति पाठक है और मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती हूँ। हाँ सर, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि सर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पहले, सर तो क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक करके अभी सर्जिकल स्ट्राइक करके कुलभूषण जाधव जी को बचा नहीं सकते? अगर सर हम नहीं बचा सकते तो मैं बोलूंगी कि आज जो हमारे जितने भी पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे बंद है, उन सबको फांसी दे दिया जाए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान का युवा जोश है। बीडी मिश्रा जी, ये इस बहन ने इस बहस की चर्चा को दिशा दे दी है। हम तो अब तक कुछ करे ऐसा कहते थे। क्या बीडी मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्या जो बात इन्होंने कही है और जिस लाइन पर पिछला भी सवाल और आपका जवाब था कि जैसे इजराइल के एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके लेके गया था तो सीधी एक्शन हुई थी और वो भी कई हजार किलोमीटर के सफर करके, जो ये बात कही है अभी हमारे कॉलर में, क्यों नहीं हम वहां पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते? भारत की सेना सक्षम है, भारत की सेना में वो ताकत है। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको आपने देखा और उसमें किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कितने लोग, कितने पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए थे और कैसे हमारी सेना ने उसको कोऑर्डिनेट किया देखा है आपने। हम सक्षम हैं। मैं समझता हूँ सरकार के पास ये भी एक ऑप्शन है, इस पर ज़रूर विचार हो रहा होगा, लेकिन ये बातें टीवी पर डिस्कस नहीं की जा सकती हैं सुरक्षा की दृष्टि से और मिलिट्री स्ट्रेटजी की दृष्टि से, लेकिन यह ऑप्शन है, इसके लिए भारत कैपेबल है। दूसरा सवाल मैं अमित से पूछता हूँ। इसी कॉलर ने जो दूसरी बात कही थी कि जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, खास करके बॉलीवुड में है, क्या हम हिंदुस्तानी क्यों इतने उदार है? आखिर ये उदारता हमारी इतना नुकसान कर रही है, फिर भी पाकिस्तानियों को हम हिंदुस्तान में तमाम प्रकार की सुविधा देते हैं, पैसे कमाने का देते हैं, वही पैसा टैक्स के रूप में जब वो अपने देश में देते हैं तो उसी की गोली हिंदुस्तान के सैनिक के सीने में दागने के लिए पाकिस्तान कायराना हरकत करता है। अमित सर, ये उदारता नहीं है, मैं तो अब साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं सर, ये कायरता है। हमारी उदारता हमारी कायरता बन चुकी है। हम जब हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, उसके बाद हम लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर दिया, हमने जो जीती जमीन थी वो भी वापस कर दी। 71 में 90,000 से ज़्यादा सैनिक घुटनों के बल बैठे थे। सर, अगर 90,000 लाश पाकिस्तान भेज देते, आज किसी कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी उदारता, हमको पूरी तरीके के साथ में हमको गुलाम अली की गजलें सुननी बंद करनी पड़ेगी, हमको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी बंद करनी पड़ेगी, हमको पाकिस्तान के कलाकार फिल्म बनाने यहाँ आते हैं, पैसा कमाने यहाँ आते हैं और सारे के सारे कलाकार बम फोड़ने भी यहां पर आते हैं। हमको सबको नेगलेक्ट करना पड़ेगा और हर पाकिस्तानी से देश बचाना पड़ेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा यह काम करना पड़ेगा, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से सारे रिश्ते नाते तोड़कर उसको आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं दोनों का आभारी हूं और तमाम कॉलर का भी आभारी हूं कि आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान को संदेश देने की आपने प्रयास किया और हिंदुस्तान की सरकार को भी कहा कि हम आपके साथ हैं मोदी जी, निर्णय करिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। कार्यक्रम के आखिर में मैं सुरेश चौहान के आपको आह्वान करता हूं, समस्त हिंदुस्तानियों को, भारत माता के सुपूत जो पाकिस्तान में अरेस्ट है और उनको फांसी देने की घोषणा जो दरिंदा पाकिस्तान ने की है, उनको बचाने के लिए गुरुवार के दिन मैं उपवास करने वाला हूं। पूरे दिन का उपवास आप भी मेरे साथ करिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे एक वीर सपूत को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इसलिए गुरुवार का हम उपवास करेंगे। आज के लिए इतना ही।